नमस्कारम। आज हम चैप्टर 4 को पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है ट्राइबल कम्युनिटीज एंड द कॉलोनियल स्टेट। हम इसमें पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले और जनजातीय क्षेत्रों में जाने से पहले ट्राइबल कम्युनिटीज की स्थिति क्या थी और बाद में क्या स्थिति हुई। हम उन जनजातीय समूहों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी और अंग्रेजों का सामना किया। पहले जान लेते हैं ट्राइबल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। ट्राइबल किस तरह से रहते थे इसके बारे में था जान लेते हैं। अ ट्राइब इज अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय अ कॉमन नेम, अ कॉमन लैंग्वेज इन विच द मेंबर्स टेक प्राइड। जनजाति ऐसे लोग होते थे, ऐसे लोगों का समूह था जो एक भाषा बोला करते थे, जिनका एक कॉमन नेम हुआ करता था। जैसे जैसे अभी सरनेम होता है, किसी का वर्मा, किसी का कर्ण, किसी का श्रीवास्तव, किसी का सेन, किसी का झा, इस तरह से वैसे ही उन लोगों का एक कॉमन नेम हुआ करता था। उनकी भाषा भी समान थी और उनमें एकता था। वो अपने सरनेम वाले को, अपने कॉमन लैंग्वेज वाले को अपना मानते थे, एक परिवार की तरह रहते थे। जैसे मुंडा है, खोंड है, भील है, ये सब कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज के पार्ट हैं। प्रत्येक कम्युनिटी के पास अपना कस्टम और रिचुअल हुआ करता था, रीति रिवाज हुआ करता था। अब जो कस्टम्स मुंडा का है वो उससे काफी अलग खोंड का होगा, उससे काफी अलग भील का होगा। तो सबका अपना अपना रिचुअल और अपना अपना कस्टम्स हुआ करता था। उनकी जो देवी देवताएं थी वो अलग तरीके से अलग अलग तरीके के थे। कुछ प्रकृति की पूजा करते थे, कोई किसी देवी की बलि देते थे। वे ऐसे जनजाति लोग होते हैं जो नर बलि भी देने में विश्वास करते हैं। नर बलि मीन्स की जो मनुष्य हैं, इंसान है, उनकी बलि भी देने में विश्वास करते हैं। वो मानते हैं कि इससे हमारे जो देवता हैं वो खुश होते हैं और हम पे काफ़ी कृपा नज़र रखते हैं, कृपा बरसाते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू या पठार के जनजातियों में ये देखा गया कि वो एक खास तरह के सेरेमनी को मनाते हैं जो जानी शिखर कहलाता है। इसी तरह से देश के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जनजातीय लोग, अलग अलग तरह के सेरेमनी और फेस्टिवल्स को मनाते हैं। वे पारंपरिक पोशाक को पहनते हैं, उनके पास पारंपरिक यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है वो उनकी फेस्टिवल्स को देखने का। भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए एक अलग से शेड्यूल बनाया गया था, 11 शेड्यूल, और उस जनजातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंतर्गत रखा गया और काफ़ी सहायता दिए जा रही है। रिजर्वेशन इनको मिला हुआ है जिसे एसटी कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ब्रिटिश रूल के आने से पहले ट्राइबल्स किस तरह से रहा करते थे, उनका कस्टम्स क्या था, उनका लिवलीहुड क्या था और वो किस तरह से लाइफ प्रोसेस को जीते थे, करते थे। ट्राइबल्स कम्युनिटीज बिफोर द ब्रिटिश रूल। जनजातीय समूह ब्रिटिश रूल के पहले, ब्रिटिश शासन के पहले ट्राइबल या जनजातीय समूह किस तरह से रहा करते थे, उनका जीवन यापन किस तरह से होता था, इस विषय में चर्चा करते हैं। भारत में
ब्रिटिश रूल के आने से पहले ट्राइबल्स ग्रुप या जनजातीय समूह अलग अलग जीवन यापन के स्ट्रेटेजी या तरीके को अपनाया करते थे। वे यह निर्भर करता था कि वो किस क्षेत्र में रह रहे हैं और वहां की जलवायु किस तरह से है, वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं, इस पर भी निर्भर करता था। एक खास तरह का समुदाय, जनजातीय समुदाय, शिकार करके और भोजन इकट्ठा करके, जो जंगलों से इकट्ठा हुआ करते थे भोजन को, जो फल कंदरा मूल ये सब हुआ करता था, इससे अपना जीवन यापन करते थे। इसका एग्जाम्पल जैसे वो किसी जीव का शिकार कर रहे हों, जैसे हिरण है या फिर हिरण की तरह ही दूसरे जीव है जिसे वो खाते हैं। हमारे क्षेत्र में कुछ एक खास तरह के समुदाय आते हैं कभी कभी, जिसे हम बख्खो भी कहते हैं। वो सियार को भी मार के खाते हैं। तो जरूरी नहीं कि वो हिरण ही हो या सियार ही हो, वो जिनको खाना पसंद करते हैं, जिनको खा सकते हैं, उनको लगता है कि खाना चाहिए, वो उस तरह के जानवरों को मार के खाते हैं। साथ ही वो जंगलों से कुछ खास तरह के खाद्य सामग्री को वो ढूंढते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर उस जीवन यापन करते हैं। कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, जो जंगलों से उत्पाद मिलता है, उसको बेचते हैं। उनका ये एक तरह से काम ही है, बेचना, धंधा है, व्यापार है। जैसे कुसुम और पलाश का पौधा है। कुछ जनजाति ऐसे होते हैं जो औषधीय पौधों को बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। बदले में वे बाहर से कुछ अनाज खरीद लेते हैं बदले में। ये कुछ बीजों से तेल भी निकालते हैं। जैसे साल है और महुआ है। महुआ और साल के पेड़ से ये तेल निकालते हैं उसके बीज से, और फिर कुछ सामानों से वो एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे चावल है और दूसरे अनाज हैं। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जो पेस्टोलिस्ट हैं, मीन्स वो पशु चारक हैं। वो पशुओं को पालते हैं और यहाँ वहाँ घूम करके पशुओं को चराते हैं, और उसके उत्पाद से जो दूध होता है उसे बेच करके वे अपना जीवन यापन करते हैं। इससे कुछ एग्जाम्पल जैसे वान गुज्जर हैं, लंबाडीज हैं, ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल हैं इस तरह के पेस्टोलिस्ट के। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो मवेशियों को पालते हैं जंगलों में ही, और उनके जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट हैं, जैसे मिल्क है, दूध है, घी है, इन सबों को बेच करके वे अपना जीवन यापन करते हैं। बाद के दिनों में कुछ ट्राइबल्स ग्रुप एक ही जगह पर स्टेबल हो गए और उन्होंने वहाँ एग्रीकल्चर को करना शुरू किया, खेती करना शुरू किया। वे शुरुआत में शिफ्टिंग खेती किया करते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इस एग्रीकल्चर में होता यह है कि जमीन के एक टुकड़े पर उगे हुए जंगलों को काट करके जला दिया जाता है और उस पर खेती की जाती है। ये खेती उस जमीन पर 2 से 3 साल तक किया जाता है। जब इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो उस जमीन को छोड़ करके नए जमीन पर जंगलों को साफ किया जाता है और फिर यहाँ पे खेती की जाती है, और ये प्रोसेस लगातार चल रहा होता है। तो इसे हम स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं, एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश रूल्स के आने के बाद, ट्राइबल्स एरिया में ब्रिटिश रूल के जाने के बाद, पहुंचने के बाद किस तरह का बदलाव आया। इम्पैक्ट ऑफ colonial rule on the tribal groups. Impact of colonial rule on tribal life. ब्रिटिश भी एकाएक ही जनजातीय समूह के बीच नहीं चले गए और उनपे ये अधिकार नहीं जमाना शुरू किया कि तुम यहाँ से हटो, ये जमीन मेरा है या फिर तुमको ये देना पड़ेगा। वो धीरे धीरे गए। जो
जनजातीय समूह के मुखिया हुआ करते थे, जिसे कबीले का मालिक कह लें। उन कबीले के मालिक को कुछ सुविधाएं दिया करते थे और उस सुविधाओं के बाद उनका प्रभाव उस कबीले के मालिक पे हुआ करता था, और कबीले के मालिक को अपने अंदर करने के बाद वो फिर अपने प्रभाव जमाना शुरू किया करते थे। पहले हम ये जान लेते हैं कि बदलाव क्या क्या सब आया था। भारतीय जनजातीय समूह पर उपनिवेशी शासन का काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। जैसे जैसे उपनिवेशी शासन बढ़ता गया, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में उन लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में काफी बदलाव आया। जैसे वे लोग बाहरी दुनिया से पूर्णतः भिन्न थे, उनका संपर्क बाहरी दुनिया के लोगों से हुआ। वो जंगलों से कभी कभार शहर के बातों को भी देख लिया करते थे, शहर के रूपों को भी देख लिया करते थे। वो बदलाव क्या आया, किस तरह से आया, अब हम इसकी चर्चा करते हैं पॉइंट दर पॉइंट। कई ट्राइबल ग्रुप्स थे, कई ट्राइबल एरियाज थे, जिसे धीरे धीरे ब्रिटिश रूल के अंदर लाया, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाया, और उस क्षेत्र में ब्रिटिश रूल ही चलने लगा। ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे कुछ तरह के एक्ट को लाया गया। वहाँ पे जो भी रूल्स होता था उसको फॉलो करने के लिए वो ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता था। कमर्शियलाइजेशन के कारण इस एरिया में कल्टीवेशन लैंड का काफी एक्सपेंड किया, और रेवेन्यू का डिमांड बढ़ने के कारण वहाँ पे आउटसाइडर्स जो थे, जो बाहरी लोग थे, जमींदार थे, उनकी वहाँ पे बस्ती बनने लगी थी। वे लोग ऐसे लोग जो बाहर के थे लेकिन उस क्षेत्र में एज जमींदार वो काम किया करते थे, जो रेवेन्यू वहाँ से वसूलते थे, वहाँ उनका आगमन हुआ और वहीं पे वो सेटल होना शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि एक बड़े से भूभाग में, ट्राइबल ग्रुप के बड़े से भूभाग में जो ट्राइबल ग्रुप्स का लैंड था, भूमि था, ऐसा भूमि जो जनजातीय लोगों का था, वो ट्रांसफर हो गया बाहरी जमींदारों के हाथों में। कुछ ऐसे बदलाव लाए गए जिसके कारण जो जमीन के मालिक थे वो अब उसके वास्तविक मालिक नहीं रह गए थे, बल्कि जो जमींदार थे उनके पास जमीन का मालिकाना हक हो गया। और यदि ये लोग, जनजातीय लोग, यदि इस पे खेती करते उस जमीन के टुकड़े पर, तो पहले इनसे परमिशन लेना पड़ता और उसके बदले इनको रेवेन्यू देना पड़ता। ये सब पूर्णतः ब्रिटिश रेवेन्यू में, ब्रिटिशों के रेवेन्यू में काफी बढ़ाया, और ब्रिटिशर्स के लिए काफी फायदेमंद रहा। जो बाहरी लोग, आउटसाइडर्स, कभी भी उस जनजातीय समूह में नहीं आया करते थे। एक डर भी था, क्योंकि वे लोग एक खास तरह के यंत्र को लेकर के हु हा करते हुए उसको मार दिया करते थे कभी कभी। तो वे इस डर से नहीं आते थे कि धनुष बाण से या फिर भाले फरसे से वो मुझे मार ना दे। लेकिन चूंकि अंग्रेज सैनिक भी साथ में रहते थे और उनके पास बंदूकें हुआ करती थी, इसलिए आउटसाइडर्स भी उस क्षेत्र में जाने लगे, और उनको, उस आउटसाइडर्स को जो ब्रिटिश रूल था उनका प्रोटेक्शन मिला हुआ था। जो ट्राइबल ग्रुप थे वो चाहते थे कि उनका जो राइट है वो छीने नहीं, वो उसके लिए संघर्ष करना शुरू कर दिए। जब उनका राइट छीनने लगा था तो तब जो कॉलोनियल स्टेट्स थे उनमें ट्राइबल्स मैटर्स को लेकर के, जो भी ट्राइबल्स के बीच, जनजातियों के बीच कुछ भी परेशानियां आती, कुछ विरोध या संघर्ष होता, तो वो सब एक खास पॉलिसी के तहत सुझाया जाता था, जो ब्रिटिश रूल को पोषित किया करता था। जो कॉलोनियल लॉ था, कॉलोनियल लॉ या फिर उपनिवेशी नियम कानून, वह पूर्णतः ट्राइबल पीपल के अगेंस्ट ही था। उनके खिलाफ ही ये सब रूल्स था, उनके हित में तनिक भी नहीं था।
एक वर्ड आता है दिकोस। दिकोस उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो बाहरी थे, आउटसाइडर्स थे। इसका मतलब एलियंस या आउटसाइडर्स होता है। ये ट्राइबल्स लैंग्वेज में से दिकुस वे लोग कहा करते थे, जिसका मतलब एलियंस या आउटसाइडर्स होता है, जो बाहरी लोग थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि किस तरह से ट्राइबल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन आया, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आया, लैंड सेटलमेंट आया और किस तरह से कैश इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वे लोग कुछ खास तरह के सिस्टम को लाया और फिर फॉरेस्ट लॉ को भी उनको लाना पड़ा। ये सब जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक में तनिक भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछें। और मैं चाहता हूँ कि जो नोट्स बनाया जा रहा है, जो मैं दे रहा हूँ बना करके, उसे लिखने का प्रयास कीजिए। अभी कोई दूसरा उपाय मुझे दिख नहीं रहा है कि ताकि आपको बगैर नोट का भी आप काम चला सकें। मैं नोट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुतों के पास, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बुक नहीं है और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मैं नोट्स को बना रहा हूँ और वो काफ़ी डिटेल्ड में नोट्स है। यदि आप इसे लिखते हैं, अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं, तो फायदा आपको ही होगा। यदि आज आप लिख रहे हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको। साथ ही आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए जो एक्सरसाइज में दिया गया है। जो आप पढ़ रहे हैं 1 2 3 को पढ़ लिए हैं, उसको भी आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, ताकि ये समझ में आएगी आप कितने अच्छे तरीके से बातों को समझ पाए हैं या कहाँ कमियां रह गई हैं बातों को समझने में। मैं पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ अपने स्तर से, अलग अलग तरीकों से मैं चाह रहा हूँ कि आप तक मैं बेस्ट तरीके वे से आपके पास पहुँचूँ, आपके पास बातों को पहुँचाऊँ ताकि आप समझ सके बातों को सही तरीके से। किंतु इसमें आपको भी करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे करने से नहीं हो पाएगा। तो जहाँ भी परेशानियाँ हो रही हो सॉल्व करने में क्वेश्चंस को, तो जरूर मुझसे शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।